तो देखो एयरफोर्स में देखिए एयरफोर्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। और आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिए, प्रॉपरली करिए और इनको तैयार कर लीजिए ढंग से। क्वेश्चन यही आएंगे, आप टेंशन मत लो। पहला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफर वर्क्स। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखो एक तो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और दूसरा अगर कोई पूछे तो क्या, अगर इसके अलावा अगर कोई आ जाए तो वो होगा म्यूचुअल इंडक्शन, एमआई, जिसको हिंदी में कहते हैं अन्योन प्रेरण। ये दो ही हैं जिस सिद्धांत पर एक कार्य करता है। ठीक है, कभी भी ट्रांसफार्मर के बारे में आ जाए सिद्धांत पर, आप बोलो कि म्यूचुअल इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आवेग किसके बराबर होता है, यानी इम्पल्स किसके बराबर होता है। पहली बात तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो देखो कहाँ है चेंज इन मोमेंटम, ये रहा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और ऊपर मैं बता दूँ उसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखते हैं हम, दिए गए चित्र में क्या बताना है, ज़रा ऊपर देखो, हमें त्वरण का मान बताना है। किसका बताना है, ये एक्सेलरेशन का और टेंशन का, यानी तनाव बल का। देखो मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ, जब कभी भी एक बॉडी रेस्ट में होती है और दूसरी बॉडी मूव कर रही होती है, तो इसके लिए जो टेंशन का फॉर्मूला होता है वो होता है M1 M2। मैं सीधी बात आपको बताऊँ, टेंशन एक फोर्स है, फोर्स कैसे निकलता है, mg से। कैसे निकलता है, mg से। लेकिन m का यहाँ पर मतलब क्या, तो ज़्यादा ध्यान से देखो, m यहाँ पे टोटल m आएगा। कैसा आएगा, टोटल m आएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊँ देखो क्या होता है। तो देखिए जो मैं आपको बता रहा था, देखिए कभी भी आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, फॉर्मूला क्या होता है, F/m। F माने फोर्स, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता नहीं होता है mg। देखो m के लिए यहाँ पे क्या आएगा, m जो आएगा ना ऊपर, वो आएगा दूसरी बॉडी का मास, जो लटकी हुई है बॉडी, उसका मास अपॉन दोनों का टोटल मास कर लो और g। ठीक है, टेंशन का फॉर्मूला होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। जैसे कि आपने सुना होगा F बराबर mg, g तो कॉमन है, m पूरा ये हो जाएगा। फॉर्मूले को लगा दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन बता दिया है, तो अब आपका वो आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के किसके बराबर होता है। देखो पहली बात, कभी भी दूरी और बल की बात करें तो फॉर्मूला हमेशा 1/, ये रेडियस स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला इन्वर्स स्क्वायर लॉस को कहते हैं। ठीक है, यानी उसके वर्ग के, किसके, उनके बीच की दूरी जो होती है ना, उसके व्युत क्रमानुपाती होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, यानी व्युत क्रमानुपाती। ठीक है, उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नाउ एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर माने क्या होता है, करंट, सेकेंड माने क्या होता है, टाइम। ये किसका फॉर्मूला, क्यू का होता है बेटा, क्यू बराबर आई टी। तो आवेश इसका आंसर हो जाएगा। और धारा, प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ये सब तो अलग वो हो गए कॉन्स्टेंट। ना अब यहाँ देखते हैं, ये कह रहा है दो समान हीटर हैं जिस पर 220 वोल्ट का जो वोल्टता लिखी हुई है, 100 वाट का अंकित है, और जो श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट से 220 वोल्ट से लगाया, तो कुल उपयोगित शक्ति का मान क्या होगा। देखो आपसे जब भी बोले कि दो समान हीटर है, मतलब 2 हों 3 हों कितने भी हीटर हों, उसका एक फॉर्मूला होता है उसकी पावर निकालने का। जो आपकी एक पावर दी हो और उसको श्रेणी क्रम में लगाया हो, जैसे मेरे पास 2 हीटर हैं, तो 2 हीटर हैं तो इनकी पावर कैसे निकलेगी, 2 से डिवाइड करके निकलेगी। दूसरी बात, इस पर पावर कितनी है, 100 वाट की है। कितनी है, 100 वाट की है। आप डिवाइड दे दो, सीधा आंसर आ जाएगा 50। बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सीरीज़ में इसलिए 50 इसका आंसर आ रहा है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन और कौन सा है। ना ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सदिश के सदिश गुणनफल, यानी दो सदिश माने वेक्टर, और वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसका परिमाण, यानी उसका मैग्नीट्यूड जो है उसके अदिश गुणनफल के बराबर के परिमाण का √3 गुना है। अब मान लिया कोई मेरे पास वैल्यूज़ हैं ए और बी, वेक्टर हैं दो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है इनके डॉट प्रोडक्ट के √3 टाइम्स। कितना, √3 टाइम्स। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आप जानते हैं, ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा बराबर, ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए बी कॉस थीटा। यही हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ना आप जानते हैं ए बी से तो ए बी कैंसिल, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा आ गया तो ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा बराबर √3, और ये कब होता है, √3 कब होता है, 60 पे होता है, यानी π/3 इसका आंसर हो जाएगा। π/3 था आंसर। अब इसको देखो,
आपको दिए गए में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहले रेजिस्टेंस देखो कितने हैं, 1 2, देखो 1 2 3 4, चार उनके बीच में क्या आ रहा है 8। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। आप इतने बड़े को कभी भी मत देखो, आप बस ये देखो उसमें रेजिस्टेंस की संख्या कितनी है। अगर कोई भी 4 रेजिस्टेंस लगे हों और उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस हो तो समझ जाना वो व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज को। तो इसमें कैलकुलेटर नहीं करते, सीधे बीच वाला आंसर होता है 8। मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ इनको कैसे करोगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 ओम। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 8 ओम। अब देखो मैं आपको बता दूँ कैसे आएगा 8 ओम। आप इसको ध्यान से देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अगर आप इनको दूर दूर करके लिखो तो बीच में यही तो बचेगा, तो यही इसका आंसर होगा। आपने देखा है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में ऐसे करके? तो 1 2 3 4 आपने देखा इन दोनों का रेशियो बराबर होता है तो वो बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस होने की, बैलेंस का मतलब मैं आपको वैसे बताऊँ कैसे, कुल मिला के जी अगर ये सभी रेजिस्टेंस बराबर है चारों, ये सब बराबर है तो बीच वाले का आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो आपका 8 आंसर आ गया ना। उधर देखो, ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है भाई, 4 हैं उनके बगल में एक है, तो इन पर तो ध्यान ही नहीं देना। करंट सिर्फ इससे फॉलो होगा, इससे फॉलो होगा और इससे फॉलो होगा। तीनों ध्यान से देखो, एक श्रेणी में दिख रहे हैं हमको, सीरीज़ में दिख रहे हैं। सीरीज़ में तीनों को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है? 15। 15 कहाँ है? ये रहा, डी आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ अब क्या करा है, इतने किलोग्राम का कोई मास की बॉडी है, उसकी स्पीड इतनी है यानी वेलोसिटी इतनी है, उसको एक समान चाल से घुमाया जा रहा है यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अरे काइनेटिक एनर्जी का सीधा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। आप जानते हैं ये किलोमीटर पर आवर में, इसको हम कर नहीं सकते, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 से कितनी बार में चला जाएगा ये? 4 बार 4 में 20 हो जाएगा ये। तो 20 का स्क्वायर इंटू, अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ये हो गई आपकी वेलोसिटी, ये हो गया एम, तो होता ना हाफ एम बी स्क्वायर, आंसर निकाल सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, निर्वात में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य इतनी है, उसकी आवृत्ति क्या होगी और उसकी स्पीड इतनी होगी। अरे यार इतना क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। आप क्या करो, आप तो भाई फिजिक्स के बच्चे हो, आप टेक्निकल बच्चे हो तो इसको थोड़ा टेक्निकल पढ़ो ना। ये इसकी वेवलेंथ हो गई, ये इसका टाइम हो गया, फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? वी बराबर लेमडा एफ। क्या होता है? वी बराबर लेमडा एफ। ना ये क्या है? शून्य प्रकाश का वेग है ना, वेलोसिटी यहाँ रख दो है और लेमडा है यहाँ रख दो और फ्रिक्वेंसी निकाली, यानी इसको नीचे ले आओगे तो लेमडा से यानी इसका इसमें डिवाइड होता है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसका, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 6 नहीं ऐसा नहीं, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपन में 6 इंटू, देखो 6000 है और 10 की पावर माइनस, यानी 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। ठीक है, यही तो है ना। सॉल्व कर लो, 3 से 2 बार में कट गया। ठीक है, और ये 10 था माइनस का है, और अब आप सॉल्व भी करोगे ना तो कहीं ना कहीं 5 बार भी जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि देखो, प्रकाश में साबुन का बुलबुला किस कारण चमकता हुआ प्रतीत होता है? रंगीन। देखो रंग की बात कभी भी करते हैं ना, रंग की बात, तो आपने समझा होगा, एक तो प्रकीर्णन, एक हमने पढ़ा जिसको कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक पढ़ते हैं हम डिस्पर्जन। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब भी कभी आपसे पूछे साबुन का बुलबुला या प्रकाश में साबुन का बुलबुला होता है ना, जैसे हवा में आपने देखा साबुन के बुलबुले उड़ते तो वो चमकते रहते हैं, तो उसका क्या होता है? प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण। देखो ये एक बूंद है या कोई बुलबुला है, इस पर प्रकाश की किरणें आई, एक आई यहाँ से, एक आई यहाँ से, आगे जाके इंटरफेरेंस करती हैं और ये संपोषी बनाती हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं हम, उसको मैक्सिमा या उसको हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो बनाती है और ये चमकने लग जाता है। रंगीन इस कारण होता है, तो व्यक्तिकरण के कारण यानी इंटरफेरेंस के कारण ये चमकता है। दूसरा, विद्युत विस्थापन का मात्रक क्या है? अरे बस यहीं से समझ जाओ। विद्युत विस्थापन, विद्युत विस्थापन, विस्थापन माने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है इसका आंसर आप बताइए। जब आपको बताना तो इसका मतलब होता है ई अपॉन, या हम कह सकते हैं डी अपॉन डी आर। क्या होता है? आर माने रेडियस होती है उसकी, और या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं डी वी अपॉन डी आर। आपने पढ़ा है ई बराबर में डी वी अपॉन डी आर। वी होता है वोल्ट, आर होता है रेडियस, फॉर्म में निकाल लो। ठीक है, आगे देखो, आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का मान क्या है? आदर्श माने आइडियल वोल्ट मीटर। देखो जब भी आपसे वोल्ट मीटर की बात करी जाए,
रेजिस्टेंस को हाई बताना, और जब भी आपसे एमीटर की बात करी जाए रेजिस्टेंस को कम से कम बताना। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हाई कितने से कितना हो सकता है? अनंत, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आदर्श वोल्टमीटर के लिए जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? अनंत। अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किया जाता है किससे? मतलब जो AC होता है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो कहाँ से निकाला जाता है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकाला जाता है, या फिर एनर्जी जो कंजर्वेशन का जो लॉ है उससे निकाला जाता है, मतलब किससे? या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? आपको सीधा से याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिष्टकारी रेक्टिफायर किसको कहते हैं? ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, खत्म कहानी। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा को किस में बदलता है? दिष्ट धारा में। नहीं, इसको प्रत्यावर्ती ऑल्टरनेटिंग करंट, हाँ, इसको बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आप समझते हैं? उसको कहते हैं E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है माइनस में dV/dr। हाँ, जो मैं पहले बता रहा था इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट में। तो ये कैसे निकलता है? dV/dr। नाउ अब आपको dV/dr बताना है, यानी V क्या तो हो जाएगी वोल्टेज की। वोल्टेज क्या आप रख दो? वोल्टेज क्या होती है? W/Q से भी रख सकते हो आप, W/Q से रख सकते हो। वर्क की रख दो mL/T-2, और आप उसके रेडियस के लिए हो जाएगी L, और Q के लिए आप रख सकते हो AT। जब आप इसको रखोगे तो इसकी जो वैल्यू निकल जाएगी वो ये निकल जाएगी, ऑप्शन ए। ठीक है, अब 2 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरी ओर तक ले जाने में 20 जूल का कार्य होता है, तो इनके बीच में विभवांतर कितना होगा? आप फॉर्मूला जानते हो, V/W/Q, यानी W कितना है? 20 जूल, Q कितना? 2, आंसर हो जाएगा 10। ये आ गया ऑप्शन, डिवाइड देगा। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? M मास का कोई इलेक्ट्रॉन है जिस पर E एक आवेश है, उस पर E चार्ज है, उसे V वो दिया, वो पहले तो विराम में यानी रेस्ट में। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट में, रेस्ट माने U/0 पर है, इसको मैंने वोल्टेज दे दिया। क्या दे दिया? वोल्टेज दे दिया। इसका मास है M, वोल्टेज दे दिया, तो ये वहाँ से मूव कर जाएगा। मूव करने पर इसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बताओ अब फाइनल में इसके पास क्या वेलोसिटी रही? तो देखो, मूव करने में इसको क्या हुआ? कुछ वर्क करना पड़ा, वो वर्क बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई मूव करा है तो काइनेटिक एनर्जी में तो बदलाव आएगा, शुरू में कुछ और थी, बाद में कुछ और है, तो वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो देखो, वर्क बराबर वर्क क्या होता है? वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क क्या होता है? वर्क बराबर Q × E, यही होता है फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv² - u², यही होता है। जैसा कि हम जानते हैं वो रेस्ट से निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है? रेस्ट से। तो यानी U तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे किस क्या बचेगा? हाफ mv² बचेगा। Q उसका चार्ज है जिसको हम E रखेंगे, ठीक है, और E इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर हम इसको हम उसमें, हाँ, E माने वोल्टेज है उसका, हम जो कह सकते हैं उसका Q = EV, ऐसे भी कह सकते हैं हम। ठीक है, कहाँ आ गए? हाँ, मैं आपको वर्क बराबर, देखो आपने पढ़ा होगा V/W/Q, तो W बराबर VQ होता है, तो वो QV है। क्या है? QV। नाम निकालो, QV बराबर हाफ mv²। नाउ 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, m इधर डिवाइड में आ जाएगा, स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन ए। नाउ कैपेसिटी क्या होती है? संधारित्र की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर की देखो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q बराबर CV। C निकालना है, Q/V क्या हो जाएगा? Q/V। Q माने चार्ज, चार्ज माने आवेश, और V माने वोल्ट। कहाँ पर है? वोल्ट, वोल्ट रिचार्ज हो गया, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और V में क्या संबंध है? आपने पढ़ा है E बराबर माइनस में dV/dr। ये क्वेश्चन तो 3 बार आ गया, इम्पोर्टेंट है। अब देखो, हाँ, वैसे आप इतने ही क्वेश्चन करिए, इससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये 21 क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, और जैसे मैं मैथ के, इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन लाया करूँगा, आप इनको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नाउ गॉड ब्लेस यू ऑल।